आज के लेक्चर में हम देखेंगे ये कि डबल इंटीग्रल जो है वो कैसे किसी सॉलिड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और ये देखने के बाद कि डबल इंटीग्रल जो है वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करता है, हम एक क्वेश्चन में एक सॉलिड का वॉल्यूम भी मालूम करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम याद करने लगे हैं कि क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे मालूम किया करते हैं। और इससे भी पहले हम ज़रा ये याद कर लेते हैं कि क्यूबाइड कहते किसको हैं। जैसे ये आपके सामने एक चाय का बॉक्स है, जैसे आपके सामने ये एक शूज़ बॉक्स है, और जैसे कि आपके सामने ये एक मैच बॉक्स है, ये सारी फिगर्स जो हैं ये क्यूबाइड्स हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि क्यूबाइड जो है वो किस तरह की फिगर को कहते हैं। अब याद कर लेते हैं कि क्यूबाइड का वॉल्यूम जो है वो कैसे मालूम किया करते हैं। क्यूबाइड में जो है 3 डायमेंशंस होती हैं, एक उसकी लेंथ, एक उसकी विड्थ और एक उसकी हाइट। और हमें बहुत अरसा पहले से बचपन से याद है कि क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के इक्वल होता है। इसमें ये जो लेंथ इंटू विड्थ है ये बेसिकली हमें इस बेस जो इस क्यूबाइड की है, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसका एरिया दे रहा है। तो लेंथ इंटू विड्थ की जगह हम एरिया लिख सकते हैं। तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली इसकी बेस का एरिया इंटू हाइट के इक्वल हुआ करता है। ये बात हमें याद है, मैंने रिवाइज़ करवा दी है। इसका इस्तेमाल करके हम प्रूव करेंगे कि जो डबल इंटीग्रल है वो हमें एक सॉलिड का वॉल्यूम दिया करता है। याद कर लेते हैं कि डबल इंटीग्रल है क्या। डबल इंटीग्रल हमने डिफ़ाइन किया हुआ है लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अगर हमारे पास कोई रीजन R हो, ये R जब हमने लेक्चर 2 में डिफ़ाइन किया था तो कहा था ये प्लेन का एक सबसेट है और ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है। लेकिन अगर ये रीजन रेक्टेंगुलर ना भी हो तो डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन हमेशा यही है जो हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं कि R एक रीजन है प्लेन के अंदर, F हमारे पास एक फंक्शन है, रीजन R से सेट ऑफ रियल नंबर्स R तक, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हमने डबल R से रिप्रेजेंट किया था और रीजन R को हमने R से रिप्रेजेंट किया था। अगर हम इस रीजन R को n रेक्टेंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये रीजन R जो है ये चाहे रेक्टेंगुलर ना भी हो, हम इस रीजन R को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रा करके n स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें। और अगर उसमें से kth रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ डेल्टा x के और डेल्टा y के हों तो kth रेक्टेंगल का एरिया हुआ करता है डेल्टा a के x के इंटू y के। और अगर हम इस kth रेक्टेंगल में से कोई सा पॉइंट x के और y के चूज़ कर लें और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें और उसको रेक्टेंगल के एरिया से मल्टीप्लाई करें और ये जो n रेक्टेंगल हमने ड्रा किए हैं इन सब के एरियाज़ को सम कर लें तो हमारे पास रायमान सम बना करता है। और फिर हमने कुछ और बातें की थी, नॉर्म वगैरह पार्टीशन का डिफ़ाइन किया था और हमने कहा था अगर नॉर्म टेंड्स टू 0 हो और यही सम कैलकुलेट किया जाए तो हम उस सम को डबल इंटीग्रल कहा करते हैं। जिसको हम ऐसे भी कह लेते हैं कि जब नॉर्म टेंड्स टू 0 होता है पार्टीशन का तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हुआ करती है। अगर इस सम की लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें और ये सम हल हो जाए तो इसको हम डबल इंटीग्रल कहा करते हैं। ये तो डबल इंटीग्रल को हमने रिवाइज कर लिया कि डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है। ज़रा देखते हैं कि डबल इंटीग्रल हमें वॉल्यूम कैसे दिया करता है किसी सॉलिड का। अगर फ़र्ज़ करें R हमारे पास कोई रीजन है प्लेन में, F हमारे पास फंक्शन है रीजन R से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, और इस फंक्शन में ख़ास खूबी ये है कि इस फंक्शन की वैल्यूज़ कभी भी नेगेटिव नहीं हैं। इस फंक्शन की वैल्यूज़ हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है f ऑफ एक्स वाई, ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ये इसकी बेस में हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर रीजन है। ये रीजन ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर हो, ये रीजन R है। हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो डबल इंटीग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है कि इस रीजन R को n रेक्टेंगल्स में सब डिवाइड करें, उनमें से हर रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें, उस एरिया को उसी
kth रेक्टेंगल के एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, इन सब को ऐड करें और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें, तो बेसिकली हमारे पास बनता है डबल इंटीग्रल। ये जो हमारे पास बेस में हमारे पास kth रेक्टेंगल है, इस kth रेक्टेंगल में पॉइंट x के y के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेने के बाद हमारे पास ये एक क्यूबाइड बन रहा है। इस क्यूबाइड की बेस का जो एरिया है वो डेल्टा ए के है और एफ ऑफ एक्स के वाई के जो है इस क्यूबाइड की हाइट है। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स के वाई के इंटू डेल्टा ए के को। डेल्टा ए के इस क्यूबाइड की बेस का एरिया है, एफ ऑफ एक्स के वाई के इस क्यूबाइड की हाइट है। अगर इस एरिया को इस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेसिकली इस क्यूबाइड का वॉल्यूम आएगा। ये हमारे पास सरफेस है, ये एफ ऑफ एक्स वाई का ग्राफ है, इसकी बेस में हमने लिया है एक रीजन आर। इस रीजन आर के हमने डिवाइड किए हैं n रेक्टेंगुलर पार्ट्स, उनमें से हर रेक्टेंगुलर पार्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने बना लिया है एक क्यूबाइड और उस क्यूबाइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करके हमने इन n पार्ट्स के इन n क्यूबाइड्स के वॉल्यूम को कैलकुलेट किया है और फिर उसमें लिमिट ली है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इसको हमने कहा है डबल इंटीग्रल। अगर फ़र्ज़ करें ये जो मेरे पास रीजन है, इस रीजन के मैं 16 पार्ट्स बनाता हूँ और उन 16 पार्ट्स से मैं 16 क्यूबाइड्स बनाता हूँ और उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली ये जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई का ग्राफ है, इस ग्राफ से नीचे एक्स वाई प्लेन तक जो सॉलिड बन रहा है, जो पोर्शन बन रहा है, ये बेसिकली उसका वॉल्यूम है, थोड़े से फ़र्क के साथ। वो थोड़ा सा फ़र्क क्या कि जब मैंने kth रेक्टेंगल में से पॉइंट x के y के चूज़ किया है और उसकी हाइट को क्यूबाइड की हाइट लिया है, हो सकता है ये क्यूबाइड जो है इस सरफेस से किसी जगह पे थोड़ा सा ऊपर चला जाए, किसी जगह पे थोड़ा सा नीचे आ जाए और उसकी वजह से एग्जैक्टली इस सरफेस और एक्स वाई प्लेन के दरमियान का वॉल्यूम ना आए। उसके लिए अगर हम इन रेक्टेंगल्स को बढ़ा देते हैं, अगर हम इन रेक्टेंगल्स को से 64 कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं क्यूबाइड्स की जो बेस है वो छोटी हो गई है। क्यूबाइड की बेस छोटी होने की वजह से जो क्यूबाइड्स का वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो क्यूबाइड हो सकता है सरफेस से अभी भी थोड़ा सा ऊपर या नीचे रह रहा हो, लेकिन पहले के मुकाबले में कम डिफरेंस आ गया है। और इसी तरह से अगर नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल जो है वो हम बढ़ा दें तो जो क्यूबाइड्स की बेस है वो और छोटी हो रही है और ऐसा करने पे जो क्यूबाइड की हाइट है वो तकरीबन उतनी ही हो रही है जितनी एक्स वाई प्लेन और इस सरफेस की हाइट है। और अगर हम ये नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स जो है वो इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो बेसिकली हमें वॉल्यूम मिल जाता है इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई के ग्राफ और एक्स वाई प्लेन के दरमियान जो सॉलिड बन रहा है उस सॉलिड का। फाइनल कंक्लूजन हमारा ये है कि जो डबल इंटीग्रल है वो बेसिकली हमें देता है एक सॉलिड का वॉल्यूम। कौन से सॉलिड का वॉल्यूम? उस सॉलिड का वॉल्यूम जिसको अपर साइड से एफ ऑफ एक्स वाई वाला फंक्शन बाउंड कर रहा हो, बिलो साइड से एक्स वाई प्लेन में जो रीजन आर है वो बाउंड कर रहा हो। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये है कि जो डबल इंटीग्रल है वो हमें देता है वॉल्यूम एक सॉलिड का। कौन से सॉलिड का? जिसको अबव साइड से बाउंड करे ग्राफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, बिलो साइड से बाउंड करे रीजन आर। ये जो सॉलिड बन रहा है हमारे पास, डबल इंटीग्रल हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम देता है, एक शर्त के साथ कि जो z है हमारे पास, जो एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। और अगर एफ ऑफ एक्स वाई लेसर इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? ऐसी सूरत में हमारे पास जो ग्राफ है सरफेस का z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का,
वो बिलो द एक्स वाई प्लेन होगा। उसी तरह से अगर हम एक्स वाई प्लेन में रीजन लेकर उसके n पार्ट्स डिवाइड करेंगे और उन रीजन्स में हर रेक्टेंगुलर पार्ट से हम क्यूबाइड बनाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स के वाई के इंटू डेल्टा ए के, तो इसका आंसर या ज़ीरो आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से लेस है तो एफ ऑफ एक्स के वाई के ज़ीरो या ज़ीरो से छोटा होने की वजह से एफ ऑफ एक्स के वाई के इंटू डेल्टा ए के, जो कि इस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकल रहा था, अब भी वॉल्यूम ही निकलेगा, बस साइन का थोड़ा फ़र्क हो जाएगा। क्योंकि f की वैल्यूज़ लेसर इक्वल टू ज़ीरो हैं तो इस वॉल्यूम के साथ साइन नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो कभी नेगेटिव नहीं हुआ करता। ऐसी सूरत में भी अगर आप उस सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं जिसको बिलो साइड से z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बाउंड कर रहा है, अपर साइड से एक्स वाई प्लेन में रीजन r बाउंड कर रहा है, तो क्या करना होगा, सिंपली इस डबल इंटीग्रल के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी ए के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम सॉलिड का। कौन सा सॉलिड का वॉल्यूम? उस सॉलिड का वॉल्यूम जिसको बिलो साइड से z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन बाउंड करे, ये वाली सरफेस अपर साइड से इसको रीजन r बाउंड करे। तो अगर एफ ऑफ एक्स वाई लेसर इक्वल टू ज़ीरो हों तो भी हम डबल इंटीग्रल की मदद से उस सॉलिड का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं जिसको बिलो साइड से z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वाला फंक्शन जो है वो बाउंड कर रहा हो, अपर साइड से रीजन r बाउंड कर रहा हो। किस तरह से? डबल इंटीग्रल के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करके। हमने सीखा है कि जो डबल इंटीग्रल है वो हमें वॉल्यूम दे सकता है। डबल इंटीग्रल हमें एरिया भी कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है। देखते हैं कि डबल इंटीग्रल हमें एरिया कैलकुलेट करने में कैसे हेल्प करता है। अगर हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है उसका आंसर हमेशा 1 हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है ये जो डबल इंटीग्रल के अंदर एफ ऑफ एक्स के वाई के डेल्टा ए के है, इसमें जब आप एफ ऑफ एक्स के वाई के की जगह 1 लिखेंगे तो हमारे पास जो डबल इंटीग्रल है वो बेसिकली लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सम ऑफ डेल्टा ए के फ्रॉम 1 टू n के इक्वल आ जाएगा। और डेल्टा ए के क्या थे? हमने किया क्या था, हमारे पास जो रीजन r था, ये रीजन r चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे रेक्टेंगुलर ना हो, हमने इसको n स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था और डेल्टा ए के जो है उनमें से हर रेक्टेंगल का एरिया था। तो यहाँ पे जो समीशन डेल्टा ए के है ये इस रीजन की जो हमने n रेक्टेंगल्स बनाई हैं उनके एरियाज़ का सम है। हो सकता है कि जब हम इसकी n रेक्टेंगल्स बनाएं कहीं जो रेक्टेंगल है वो रीजन से बाहर हो और एरिया जो है वो हमारे पास जो है वो रीजन से थोड़ा बड़ा आ जाए, और हो सकता है कहीं रेक्टेंगल जो है वो रीजन के अंदर रह जाए और बाहर का थोड़ा सा पोर्शन कैलकुलेट होने में रह जाए और एरिया जो है वो इस रीजन के एरिया से कम निकल आए। तो ऐसी सूरत में अगर हम इन रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ा दें, जैसे हमने वॉल्यूम के केस में देखा था, तो हमारे पास जो फ़र्क आ रहा है वो कम होता चला जाएगा। और जब हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेंगे तो ये जो हमारे पास n रेक्टेंगल्स के एरियाज़ का सम है, ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में बेसिकली इस रीजन R का एरिया हो जाएगा। तो अगर हम डबल इंटीग्रल एवेल्यूएट करते हैं dA एफ ऑफ एक्स वाई को 1 लेते हुए, तो ये जो डबल इंटीग्रल है, ये डबल इंटीग्रल हमारे पास रीजन R का एरिया देगा। हमने आज अभी तक ये सीखा है कि जो डबल इंटीग्रल है वो हमें वॉल्यूम दे सकता है एक सॉलिड का जिसको अपर साइड से बाउंड करे सरफेस z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और लोअर साइड से बाउंड करे रीजन R, या डबल इंटीग्रल को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमें वॉल्यूम दे सकता है एक ऐसे सॉलिड का जिसको लोअर साइड से z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बाउंड करे और अपर साइड से रीजन R जो है जो कि एक्स वाई प्लेन में है वो बाउंड कर रहा हो। और अगर हम डबल इंटीग्रल dA सॉल्व करें
तो ये डबल इंटीग्रल हमें दे देगा एरिया ऑफ द रीजन आर। तो डबल इंटीग्रल हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है, ये हमने सीख लिया। एक्सरसाइज जो है थॉमस एंड फिनी की बुक की 15.1 के क्वेश्चन नंबर 29 से 35 तक जो हैं ये सारे आपके हैं। ज़िंदगी में कभी भी आप अगर अकेले हों तो अकेलापन महसूस ना करें। एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 29 से 35 तक ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं, आपने इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इनमें से एक क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवाता हूँ और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊँगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो सके, कहीं मसला पैदा हो जाए, तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को या सॉल्व करवा दिया जाए या आपको गाइड कर दिया जाए। तो एक्सरसाइज 15.1 में से मैं इस वक्त सॉल्व करवाने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 29। मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ द रीजन, उस रीजन का जिसको बाउंड करे अबव साइड से ये पैराबोलाइड z = x² + y², और बिलो साइड से बाउंड करे एक रेक्टेंगुलर रीजन जो कि इस वक्त स्क्वायर है, जिसमें x की वैल्यूज़ -1 से 1 के दरमियान हैं, इंक्लूडिंग -1 और 1, और y की वैल्यूज़ भी -1 से 1 तक इंक्लूडिंग -1 एंड 1 है। क्या मालूम करना है? वॉल्यूम किसका? सॉलिड का। कौन सा सॉलिड का? उस सॉलिड का जिसको अबव साइड से बाउंड करे ये पैराबोलाइड और लोअर साइड से बाउंड करे ये रीजन R जो कि एक स्क्वायर है। और हमें मालूम है कि ये वॉल्यूम हम मालूम कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f। और डबल इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि फ्रोबेनियस थ्योरम की मदद से जो डबल इंटीग्रल हमारे पास ऑफ द फंक्शन f ऑफ x y ओवर द रीजन R है वो कैलकुलेट किया जा सकता है आइटरेटेड इंटीग्रल्स की मदद से। इस आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से भी सॉल्व किया जा सकता है और इस आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से भी सॉल्व किया जा सकता है। इसमें इनर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y है और आउटर विद रिस्पेक्ट टू x है, और इस आइटरेटेड इंटीग्रल में इनर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है और आउटर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y है। इन दोनों में से किसी भी आइटरेटेड इंटीग्रल को सॉल्व करके आप डबल इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं, और ये डबल इंटीग्रल यहाँ पर हमें देगा वॉल्यूम। गो के हम क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं कि हम वॉल्यूम को लिखें डबल इंटीग्रल के इक्वल। इस डबल इंटीग्रल को किसी भी एक आइटरेटेड इंटीग्रल के इक्वल लिखें। उस आइटरेटेड इंटीग्रल में हमारे पास रीजन R चूँकि रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, हमारे पास x और y की लिमिट्स मौजूद हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास जो रीजन्स हैं वो रेक्टेंगुलर्स या स्क्वायर टाइप के नहीं हुआ करेंगे, तो हमें जो है सरफेस को स्केच करना पड़ा करेगा। तो आज बिफोर इट कि मैं इस का वॉल्यूम मालूम करूं विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल, और डबल इंटीग्रल को किसी एक आइटरेटेड इंटीग्रल से सॉल्व करके मैं ज़रा सरफेस को डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो सरफेस इस रीजन को जिसका वॉल्यूम मालूम करना है अबव साइड से बाउंड कर रही है। उसके लिए रीजन को भी डिस्कस करेंगे। रीजन जो है वो हमारे पास स्क्वायर है, जिसमें x की वैल्यूज़ -1 से 1 तक, y की वैल्यूज़ -1 से 1 तक हैं, और जो सरफेस है हमारे पास ये उस सरफेस का ग्राफ है। ये निचली साइड पे रीजन R है, ये इस सरफेस का ग्राफ है। इस सरफेस को हम पैराबोलाइड कहा करते हैं। ये सरफेस पैराबोलाइड की शेप जो है मैंने कैसे स्केच की है। इस सरफेस की स्केचिंग हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं है, इसकी स्केचिंग आप पहले सीख चुके हैं, मैं अलबत्ता रिवाइज करवा देता हूं, और आप इसकी स्केचिंग को विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक कैलकुलेटर जो है उसकी मदद से भी ड्रा कर सकते हैं। एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो कि जियोजेब्रा है, बहुत आसान है इस्तेमाल करना। आप उसका इस्तेमाल करके इस स्केच को बना सकते हैं। जियोजेब्रा आपको जो है मोबाइल पे इस्तेमाल करने के लिए भी मिल जाएगा, और जियोजेब्रा जो है आप अपने
लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जियोजेब्रा की मदद से आप इसको स्केच कर सकते हैं, या आप इसको स्केच कर सकते हैं किस तरह से, जो नॉलेज आपने पहले सीखा हुआ है उसकी मदद से। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मास्टर जो हैं हमें क्यों इतनी डिटेल से स्केच समझा रहे हैं, हालांकि पहले मास्टर ने खुद ही कह दिया है कि हम इसका डबल इंटीग्रल बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको याद करवा दूं कि जब रीजन R जो है वो रेक्टेंगुलर हो, फिर तो डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना विद द हेल्प ऑफ आइटरेटेड इंटीग्रल्स बहुत आसान हुआ करता है। लेकिन अगर रीजन R जो है वो रेक्टेंगुलर ना हो, उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो कर्व्ड हों, तो जब तक हम रीजन को कम से कम स्केच ना कर लें, हम उस डबल इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सरफेस का स्केच भी समझा रहा हूँ और मैं रीजन का स्केच भी समझा रहा हूँ। रीजन तो चूँकि बहुत आसान सा है, उसका स्केच आसानी से बन जाएगा। सरफेस का स्केच जो है, मैंने कहा ये सरफेस पैराबोलाइड है, z=x² + y², ये इसका स्केच है। थोड़ी सी बातें मैं मज़ीद इस स्केच के बारे में कर देता हूँ। अगर मैं इस सरफेस का इंटरसेक्शन देखना चाहूँ xz प्लेन के साथ, तो xz प्लेन के साथ इंटरसेक्शन देखने के लिए मैं इसमें y को 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा और मेरे पास बनेगी कर्व z=x²। और याद करें, इस कर्व में एक वेरिएबल का स्क्वायर है, एक वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये कर्व जो है ये बेसिकली पैराबोला है। xz प्लेन में y को 0 लेने से ये मेरे पास पैराबोला बन रहा है। इसी तरह से अगर मैं इस सरफेस का इंटरसेक्शन yz प्लेन में देखना चाहूँ तो x को 0 लूँगा और z=y² वाला पैराबोला जो है वो मेरे पास बनेगा, ये वाला पैराबोला बनेगा। अगर मैं इन पैराबोलाज को स्केच कर लूँ, यानी इस सरफेस का इंटरसेक्शन xy प्लेन के साथ और इस सरफेस का इंटरसेक्शन yz प्लेन के साथ, तो मेरे पास सरफेस की शेप को गेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। सरफेस की शेप की स्पेशली हमें ज़रूरत पेश आएगी जब हम ट्रिपल इंटीग्रल जो है उसको वैल्यूएट करेंगे। डबल इंटीग्रल वैल्यूएट करते हुए हमें रीजन R को ज़रूर स्केच करना होगा। उसकी स्केचिंग के बगैर जो है हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब भी रीजन R जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज़ किया है, थोड़ा सा जोर दिया है सरफेस के स्केच पे भी और रीजन R के स्केच पे भी। रीजन R का स्केच तो यहाँ आसान था, सरफेस का स्केच मैंने बना दिया है और हमें मालूम करना है वॉल्यूम। कौन से सॉलिड का वॉल्यूम आएगा भला? ये जो हमारे पास रीजन R है, हम इस रीजन R से जो है बनाएंगे ऊपर सरफेस तक क्या भला, क्यूबाइड्स, और उन क्यूबाइड्स के वॉल्यूम को सम अप करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली ये जो सॉलिड बन रहा है जिसको अपर साइड से बाउंड कर रही है ये वाली सरफेस, बिलो साइड से बाउंड कर रहा है रीजन R, इस सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। और फाइनली अब हम इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम है कि ये जो हमें z दिया हुआ है ये बेसिकली f(x, y) दिया हुआ है। तो हमारे पास जो f(x, y) है वो है x² + y²। इस f का डबल इंटीग्रल हमें एवेल्यूएट करना है और उस डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने से हमें मिलेगा वॉल्यूम। और डबल इंटीग्रल हम किसी भी एक आइटरेटेड इंटीग्रल को सॉल्व करके मालूम कर सकते हैं। अगर मैं इनर आइटरेटेड इंटीग्रल जो है वो x के रिस्पेक्ट से पार्शियल इंटीग्रेशन ले लूँ और आउटर इंटीग्रल जो है वो y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन ले लूँ, तो x की लिमिट्स जो हैं वो हमें गिवन है -1 से 1 तक, y की लिमिट्स हमें गिवन है -1 से 1 तक। तो इस डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने से हमें मिल जाएगा वॉल्यूम उस सॉलिड का जिसको अपर साइड से बाउंड कर रही है सरफेस z=x² + y² पैराबोलाइड, और लोअर साइड से बाउंड कर रहा है रीजन R। अब मुझे करनी है इसकी इंटीग्रेशन। पहले मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा x के रिस्पेक्ट से। जब मैं x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करूँगा तो याद रहे ये पार्शियल इंटीग्रेशन होगी। हम y को कांस्टेंट के तौर पे लेंगे। फर्स्ट टर्म में x² का इंटीग्रल पावर रूल से x³ / 3 आ जाएगा।
सेकंड टर्म में वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट से x आ जाएगा और x की ये जो लिमिट्स हैं हमारे पास -1 से 1 ये राइट साइड पर ले लेंगे और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन जो है वो अभी हमने परफॉर्म करनी है और जब हम ये सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सॉलिड का वॉल्यूम, जिसे मैं यहाँ v से डिनोट कर रहा हूँ। अब हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। याद कर लें लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट किया करते हैं और ये भी याद रहे ये लिमिट्स हमने x की जगह सब्स्टिट्यूट करनी है। x की जगह पहले अपर लिमिट हम 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 का क्यूब 1/3 हो जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस डालेंगे और लोअर लिमिट -1 लिखेंगे। जब लोअर लिमिट -1 लिखेंगे तो -1 का क्यूब जो है वो माइनस आ जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म -1/3 हो जाएगी और सेकंड टर्म में जब x की जगह -1 लिखेंगे तो ये -y² हो जाएगा। और अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट से, लेकिन y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने से पहले इनको करेंगे हम सिंप्लीफाई। ये 1/3 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 ये सिंप्लीफाई होकर 2/3 बन जाएगा और ये y² और ये माइनस माइनस प्लस y² ऐड होकर 2y² हो जाएगा और हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है अभी y के रिस्पेक्ट से। और अब हम फाइनली y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हैं और ये ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन होगी। जब भी हम आइटरेटेड इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो जब इनर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो हम उसमें पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं और जब आउटर इंटीग्रल सॉल्व होता है तो फंक्शन में एक ही वेरिएबल रह जाता है, उसकी आर्म इंटीग्रेशन करते हैं। हमने इंटीग्रेशन करनी है y के रिस्पेक्ट से, 2/3 कांस्टेंट है फर्स्ट टर्म में, इसमें 1 का इंटीग्रल जो है वो y हो जाएगा और सेकंड टर्म में 2 कांस्टेंट है, y² का इंटीग्रल पावर रूल से y³ हो जाएगा और लिमिट्स को हम लिख लेंगे राइट साइड पर -1 से 1। और अब हमने इसकी लिमिट्स सॉल्व करनी है। जब हम y की जगह अपर लिमिट 1 लिखेंगे तो 2/3 और प्लस 2/3 आ जाएगा और फिर माइनस फार्मूले का y की जगह लोअर लिमिट -1 लिखेंगे तो ये -2/3 और यहाँ -1 लिखेंगे, -1 का क्यूब -1 ये भी -2/3 और हमें मिल रहा है ये सारा कुछ करने से वॉल्यूम। याद करवा दूँ किस चीज़ का वॉल्यूम, हमें उस सॉलिड का वॉल्यूम मिल रहा है जिसको अपर साइड से ये पैराबोलाइड बाउंड कर रहा है, लोअर साइड से ये रीजन R बाउंड कर रहा है। सिंपल एक स्टेप बाकी है, ये सारे नंबर्स हमने ऐड करने हैं, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ऐड करके टोटल हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 4/3। और याद रहे वॉल्यूम के यूनिट्स जो हैं वो हमेशा क्यूबिक यूनिट्स हुआ करते हैं, तो 4/3 क्यूबिक यूनिट्स जो है वो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। यूनिट्स जो हैं अगर हमें शुरू में दिए होते कि मीटर्स हैं तो यहाँ क्यूबिक मीटर आ जाता, सेंटीमीटर दिए होते तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाता, कोई यूनिट नहीं हमें दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, तो बेसिकली 4/3 क्यूबिक यूनिट्स जो भी हों यूनिट्स उसके हिसाब से ये हमारे पास इतना इस सॉलिड का वॉल्यूम आ गया है। लेक्चर के लास्ट में फिर याद करवा दूं कि एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन 29 to 35 जो है वो आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। आज ही चाय के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, आप काफ़ी पीते हुए भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।